हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंटिंग जोन। अकाउंटिंग जोन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी फर्स्ट वीडियो थी इनकम टैक्स बेसिक्स फॉर बिगनर्स और हमारा सेकंड वीडियो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उम्मीद करती हूँ आपको फर्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो हम उसका लिंक नीचे आज के वीडियो में डाल देंगे। और अगर आपने अकाउंटिंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के आप तक पहुंचा सकें। आज का वीडियो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इनकम टैक्स बेसिक्स फॉर बिगनर्स में कितने टाइप के सोर्सेज हैं इनकम के। उसमें से सैलरी में से इनकम आती है, हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम आती है, फिर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में से इनकम आती है, फिर कैपिटल गेन में से भी इनकम होती है और लास्ट था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब वो फर्स्ट फोर हेड्स जो एकदम क्लियर है कि हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें से इनकम आएगी, सैलरी है तो उसमें से आएगी, पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का एक ऐसा इनकम है उसमें जो फर्स्ट फोर हेड में नहीं आती है वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रिकॉर्ड होती है। तो कौन कौन सी इनकम है और हमें कैसे पता चले कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है, कौन सी इनकम और किस तरह से रिकॉर्ड हो सकती है। व्हाट इज़ आज का हमारा कंटेंट है व्हाट इज़ IFOS, हाउ टू डिसाइड विच इनकम शुड रिकॉर्ड अंडर IFOS, इनकम चार्जेबल सेक्शन 56, deductions allowed for taxpayer to claim deductions from IFOS section 57, amount not deductible सेक्शन 58। आज चलो अब व्हाट इज़ IFOS। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो इनकम फर्स्ट फोर हेड्स में नहीं आती है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है या बिजनेस है या कैपिटल गेन्स है, अगर उनमें से किसी में नहीं आती है वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में रिकॉर्ड होगी एज पर द इनकम टैक्स लॉ। इट इज़ कंसिडर्ड एज रेसिडुअल इनकम इन नेचर। फिर हमें पता कैसे चले कि IFOS के अंडर कौन सी इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो हमें पता कैसे चले, हम डिसाइड कैसे करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, भाई एग्जेम्प्टेड है क्या, टैक्सेबल है कोई स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम में, क्या कैपिटल रिसिप्ट है। अगर इन सब का आंसर नो आता है तो वो सारी इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS, that is income from other sources. सेक्शन 56, इनकम चार्जेबल, कौन सी इनकम चार्जेबल है IFOS के अंडर में। डिविडेंड्स, डिविडेंड्स में दो चीज़ें हैं, एक कोई डिविडेंड एग्जेम्प्ट है और कोई डिविडेंड टैक्सेबल है। तो एग्जेम्प्ट कौन से हैं, तो जो डिविडेंड अंडर सेक्शन 1035 के में आता हो वही एग्जेम्प्ट है, बाकी उसके अलावा के डिविडेंड जो भी हैं वो टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सब के टैक्सेबल है। और उसके बाद डीम्ड डिविडेंड भी। तो डीम्ड डिविडेंड नॉर्मली क्या होता है, डीम्ड डिविडेंड कुछ नहीं है, डिविडेंड जो हमें एज अ अजम्पशन रखना है कि हमें पे किया है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन एज पर इनकम टैक्स लॉ, बट हमने एक्चुअली वो पे नहीं किया है, उससे डीम्ड डिविडेंड कहा जाता है। फिर सेकंड इनकम चार्जेबल है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स ऑफ सॉर्ट, गैम्बलिंग, बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर। इन सब इनकम्स को हम कैजुअल इनकम्स भी कहते हैं, जो कैजुअली इनकम अर्न की जाती है, हमें इनकम मिलती है कहीं पे। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति है, तो वो फर्स्ट टाइम ही एक ही बार होता है, नॉट एवरी टाइम हमें मिलती है, तो वो एक इनकम कैजुअल इनकम तरीके ट्रीट होती है। अगर कोई लॉटरी लगी है, लॉटरी का हमने अप्लाई किया है, लॉटरी में हमारा नंबर आ गया, उसमें से हमें कोई प्राइज़ या कुछ
कैश मिलता है, इनकम रिसीव्ड होती है, तो वो भी कैजुअली होती है, नॉट एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड IFOS कंटिन्यूड। फिर रिकवरी ऑफ PF वेलफेयर एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज not chargeable under the profit and gains of business and profession, income from machinery, plant or furniture let on hire if not chargeable to income tax under the head profit and gains of business and profession. इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट एंड और फर्नीचर, वही इनकम इसमें आएगी जो इनकम बिजनेस रिलेटेड ना हो। अगर बिजनेस रिलेटेड हो तो वो बिजनेस के हेड में जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अगर बिजनेस पर्पस रिलेटेड हो तो वो नेचर, अगर नेचर मेन तो नेचर ऑफ इनकम हमें डिसाइड करना होगा कि चार्जेबल कैसे है। अगर प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस पर्पस है, अगर किसी का सिक्योरिटीज़ का ही बिजनेस है, अगर उस पर कुछ उनको इंटरेस्ट है तो वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्जेबल होगा। अगर ये सब नहीं है, ऐसे ही कोई सिक्योरिटीज़ हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ली है और उस पर आपको इंटरेस्ट अर्न होता है, तो वो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। सम रिसीव्ड फ्रॉम Cayman इंश्योरेंस पॉलिसी, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि जो इनकम, सपोज मैंने हाउस रेंट पे लिया है लैंडलॉर्ड से, अब मैंने मेरे हाउस का एक रूम, मेरे घर का एक रूम मैंने रेंट पे दिया है, तो वो सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो गया। उसमें से मुझे रेंट मिलता है, तो रेंट पे रेंट पे है और वही चीज़ हमने रेंट पे दी है। जो चीज़ रेंट पे है वही चीज़ हमने रेंट पे दी है, उसे सबलेटिंग बोलते हैं। सबलेटिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। कैजुअल इनकम एंड नॉन रिकरिंग इनकम, जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में देखा, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड क्रॉस वर्ल्ड पजल्स, तो वो सारी कैजुअल इनकम्स हैं जो वंस इन अ टाइम होती है, लकीली कभी हो जाती है, कभी कभी होती है। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में अगर आपको 1 करोड़ या कोई भी प्राइज़ आप जीतते हैं, वो एक कैजुअल इनकम होती है। लॉटरी लगती है तो वो कैजुअल इनकम होती है। वैसे नॉन रिकरिंग इनकम भी वंस इन अ टाइम ही होती है, जैसे कि सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स और इंश्योरेंस सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट, ये सारे नॉन रिकरिंग इनकम में इंक्लूड होते हैं। इंश्योरेंस कमीशन, अगर आप कोई इंश्योरेंस एजेंट हैं, उसमें आपको कोई कमीशन मिलता है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी जितनी सेल करते हैं उस बेस पे कोई रेट्स पे, रेट डिसाइडेड रेट पे आपको कमीशन मिलता है। जब इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं तो इंश्योरेंस कमीशन। फैमिली पेंशन, डायरेक्टर सिटिंग फी, interest on bank deposit with companies, interest on loans, income from undisclosed sources, remuneration received by members of parliament, examiner fees from non-employee, interest from URPF on employee contribution, rent from vacant plot of land, agriculture income from land situated outside India, interest on income tax refunds। हाँ, इनकम टैक्स रिफंड, अब इनकम टैक्स रिफंड जो है, आपको रिफंड जो गवर्नमेंट देती है वो एग्जम्प्ट है, मतलब हमें जो इनकम टैक्स से ज़्यादा हमने टैक्स पे किया है, हमारी लायबिलिटी से ज़्यादा है एडवांस टैक्स है गवर्नमेंट के पास, तो वो हमें गवर्नमेंट रिफंड देती है जब हम इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न करते, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है, तो वो टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड्स। फिर इनकम फ्रॉम रॉयल्टी नॉट टैक्स्ड अंडर द बिजनेस और प्रोफेशन, गारंटी कमीशन टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडरराइटिंग शेयर्स, ग्रेजुएटी रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर। अब
एग्जाम्ड इनकम अंडर सेक्शन 1015। अब पहले हमने सेक्शन 56 देखा जिसमें इनकम चार्जेबल है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम्स हैं हमने वो लिस्ट देखा। उसके बाद कुछ इनकम्स जो है वो एग्जाम्ड है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15। 12 ईयर नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट्स, ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट्स, national plan saving certificate, interest on bonds issued by a local authority and notified by central government। फिर सेक्शन 57। सेक्शन 57 है, इस सेक्शन में टैक्स पेयर को डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है जो इनकम चार्जेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें से कुछ डिडक्शंस का बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट, डिडक्शंस फ्रॉम डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। Any reasonable sum paid by way of commission or remuneration for the purpose of realizing dividends, but other than dividend from Indian company. Income deductions from rental income, current repairs, rent, rates, taxes, insurance premium, depreciation. Deductions from family pension, standard deduction of 33.33% of such income or 15,000 whichever is less. This is the standard rule. Standard deduction is fixed 33% or 15,000 whichever is less. But uh, every once as a at beginning, what is family pension? Rule is okay कि standard deduction है such income का, okay, calculation I know, but family pension है क्या? तो family pension means के employer जो एम्प्लॉई कंपनी में काम करता था वो रिटायर्ड हो चुका है, बट वो अगर वो एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसकी फैमिली को एम्प्लॉयर रेगुलरली एवरी मंथ अमाउंट पे की जाती है 6,000 7,000 एज पर द कंपनी टर्म्स। A regular month amount payable by the employer to the legal hire of a deceased employee। मतलब घर का जो मेन हो उसको अमाउंट पे की जाती है, एम्प्लॉय पे करता है ताकि उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। तो फैमिली पेंशन एक बेस्ट इनकम है जिनको आती है और उसमें से डिडक्शंस भी मिलते हैं। अदर डिडक्शंस अंडर IFOS, deduction from interest on compensation, standard deduction of 50% of such income. As per section 58, no deduction would be allowed from income by way of winning uh, from lotteries, crosswalls, casual incomes। in short, अगर आपकी कोई भी कैजुअल इनकम्स है तो उसमें से कोई डिडक्शन आपको अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 58। Any other revenue expenditures incurred wholly exclusively for the purpose of making and earning such incomes. Amounts not deductible under section 58। 58 में वो सारी अमाउंट्स का लिस्ट है जो अमाउंट डिडक्टिबल नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द असेसी। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब कि घर खर्च के विड्रॉल्स जो हैं वो डिडक्टिबल नहीं है। Any interest paid outside India on which tax has not been deducted at source, in such cases interest paid or payable will not be allowed as deduction। Any amount of any amount of taxable salary paid outside India without deduction of tax at source or not has been paid thereon tax law। Normal definition for gift: amount of money given in cash or check, property which is immovable, land, building, movable property, shares, jewelry and drawings। Gift Tax Act under section 56(2)(5) Income Tax Act 1961। Kind of gift covered: exempt limit, taxable value, money without consideration,
अब गिफ्ट की लिमिट है, एग्जाम लिमिट है 50,000। 50,000 से 1 रुपी या 1,000 भी ज़्यादा है, जैसे कि 51,000 है, तो पूरी टैक्सेबल वैल्यू 51,000 होगी। 50,000 आपको एग्जाम नहीं मिलेगा। मनी विदाउट कंसिडरेशन एनी अमाउंट, सम मोर देन 50,000, टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड टैक्सेबल वैल्यू होगी। Any movable, immovable property such as land, building without consideration, stamp duty value 50,000, more than 50,000, stamp duty value of the property. Any immovable property, stamp duty value exceeds consideration by more than 50,000, then stamp duty minus consideration. For example, 2 lakh minus 75,000, 1.25 lakh. Taxable value for stamp duty immovable property 1.25 lakh. Any property without consideration other than immovable property, fair market value, immovable stamp duty, and in movable property fair market value more than 50,000 FMV of such property. Any property other than immovable property for a consideration, FMV exceeds consideration by more than 50,000. In this case, same applicable as stamp duty minus consideration, immovable property inadequate consideration. Exempted gifts. Any sum of amount received as gift without consideration up to rupees 50,000 in 1 year is not taxable at anywhere. 1 year तक 50,000 तक exempted gifts है. Here below mentioned list of following received without consideration are also not income, are exempted. From any relative. Here relative means what? Spouse of the individual, brother sister of the individual, brother sister of the spouse of the individual. Likewise, here are some uh, described meanings for described meanings for the word relative. Gift received on occasion of the marriage of the individual. अगर मैरिज के ओकेजन पे गिफ्ट रिसीव्ड है तो exempted है, whether gift is received from relative or outsiders, under a will or by way of inheritance, in contemplation of death or of payer or donor, from any local authority, from any university, educational institute, charitable trust, any sum of money not exceeding rupees 50,000. मेन एग्जेम्प्टेड गिफ्ट का रूल क्या है कि 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन ये सब एग्जेम्प्टेड गिफ्ट में इंक्लूड होते हैं। कौन कौन सी गिफ्ट एग्जेम्प्टेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। आई होप यू लाइक दिस। अगर अच्छा